Hello everyone, I am Vinit Kumar. Today we'll be discuss about the plant pathology in the topic of crops and their disease. Today my crop is wheat and disease is loose smut of wheat जिसका काजल ऑर्गेनिज्म आस्ट्रेलाइगोनूडा या आस्ट्रेलाइगोनूडा ट्रिटिसाई भी होता है। यह एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है। इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज यानी कि जो भी इसका कैरियर होता है, डिजीज को काज करने का कैरियर, वो सीड होता है या फिर जो भी इसके डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं वो हमारे सीड में ही उपस्थित होते हैं। यानी कि जो सीड का एम्ब्रियो होता है उसके साथ ही वो डेवलप होते हैं और नेक्स्ट जब हम उसकी ग्रोइंग करते हैं तो उस डिजीज को वो लक्षण प्रोड्यूस करते हैं। वीट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वीट जिसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और यह एक ग्रेमिनी फैमिली का एनुअल प्लांट होता है। वीट में पेर्सिवल नामक वैज्ञानिक ने 1921 में 18 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था। इंडिया में इसकी सिर्फ 3 स्पीसीज को ग्रो किया जाता है, जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं तथा इसे कॉमन ब्रेड वीट भी कहा जाता है, जिसे मुख्यतः चपाती बनाने में या फिर जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इंडिया में अकाउंट्स है यानी कि जो टोटल एरिया है इसका वो 87% ऑफ टोटल ग्रोइंग एरिया, जितने भी हमारे वीट की ग्रोइंग होती हैं उसमें 87% एरिया पर ट्रिटिकम एस्टिवम की ग्रोइंग की जाती है। यह एक हेक्साप्लॉइड वीट होता है और जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 42 होता है। इसे ब्रेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले इंडिया में बोरलॉग नामक साइंटिस्ट ने मैक्सिको से बोरलॉग नामक साइंटिस्ट ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी कहा जाता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल था। सेकेंड में है ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसे मैक्रोनी या फिर ड्यूरम वीट कहा जाता है, जिसका टोटल एरिया है इंडिया में 12% और यह एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होती है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 28 होता है और इसे मुख्यतः सूजी या फिर सेम्या के प्रिपरेशन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम डाइकोकम या फिर इमर वीट भी कहा जाता है। ये टोटल वीट ग्रोइंग एरिया के सिर्फ 1% एरिया पर उगाई जाती हैं और यह भी एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है जिसका क्रोमोसोम नंबर 28 होता है और ये मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटका में उगाई जाती हैं। इससे मुख्यतः साउथ इंडियन डिश उपमा को प्रिपेयर किया जाता है। व्हीट में 8 से 15% तक प्रोटीन, 65 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट तथा 1.5% तक फैट पाया जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया, तुर्की में माना जाता है और टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है। टेस्ट वेट यानी कि प्रति 1000 ग्रेन वेट ऑफ व्हीट, यानी कि 1000 दानों के भार को ही टेस्ट वेट कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड का जो सीरियल का एरिया या फिर प्रोडक्शन है, दोनों में व्हीट का जो रैंक है वो प्रथम है। लेकिन इंडिया में व्हीट जो गेहूं का क्रॉप है, राइस के बाद दूसरे नंबर पे आता है और इसे सीरियल किंग भी कहा जाता है या फिर किंग ऑफ सीरियल भी कहा जाता है। सिम्टम्स, लूज स्मट ऑफ व्हीट का जो सिम्टम होता है वो जब हमारा पेनिकल का इमरजेंस होता है, यानी कि जब दानों मतलब कि जो हमारा क्रॉप है बालियां बनना स्टार्ट हो जाता है, तब हमारे जो लूज स्मट का सिम्टम है वो हमारे क्रॉप पर देखने को मिलते हैं। ब्लैक पाउडरी मास आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डिजीज। जो ब्लैक कलर के मास होते हैं ये इसके प्रमुख लक्षणों में से एक है। जो इसके जो सिम्टम होते हैं ब्लैक कलर के पाउडर मास के रूप में दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर ऑफ पेनिकल ड्यू टू ब्लैक कलर्ड स्पोर। जो ब्लैक कलर का पेनिकल होता है वो ब्लैक कलर के स्पोर की वजह से होता है। और स्पोर क्या होता है? स्पोर एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करने में सहायक होता है या फिर डेवलप करने की क्षमता रखता है विदाउट फ्यूजन ऑफ एनदर रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि विदाउट किसी रिप्रोडक्टिव सेल के फ्यूजन के बगैर ही यह एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करने की क्षमता रखता है। ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल को ही स्पोर कहा जाता है। स्पोर आर ब्लोन बाय विंड एंड इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट। जो इसके स्पोर होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ते हैं और हेल्दी प्लांट जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उसको इन्फेक्ट करते हैं। अर्लियर इमरजेंस ऑफ पेनिकल इन्फेक्टेड पेनिकल, यानी कि जो अर्लियर इमरजेंस होता है पेनिकल का, वो जो हमारा इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उसमें थोड़ा जल्दी होता है। यानी कि जो हमारा हेल्दी प्लांट्स हैं उससे इन्फेक्टेड प्लांट में जो पेनिकल का इमरजेंस होता है, यानी कि जो बालियां निकलती हैं वो स्वस्थ पौधों से थोड़ी जल्दी निकलती हैं। ब्लैक कलर मास ब्लो बाय विंड एंड लेफ्ट ओनली रेचिस। ब्लैक कलर का जो मास होता है वो हवा के द्वारा उड़ जाता है और जिस पर दाने लगते हैं उसे ही रेचिस बोला जाता है, वह बचा रह जाता है। रेचिस ऐसा होता है टेढ़ा, ये सबसे जो पौधा होता है उसके सबसे ऊपरी पोर्शन में होता है और इसी में दाने लगे होते हैं। ऐसे ये होता है रेचिस। तो जो ब्लैक कलर का मांस होता है वो हवा के द्वारा उड़ जाने पर ये सिर्फ पोर्शन, ये वाला पोर्शन बचा रह जाता है, ये वाला पोर्शन। स्पोर आर कवर्ड विथ मेम्ब्रेन। जो इसके स्पोर होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं,
ये मेम्ब्रेन यानी पतली झिल्ली से कवर होते हैं, और वो जो ब्लैक मास है, ये उस स्पोर का जो ब्लैक मास होता है उस मेम्ब्रेन को रप्चर करने के बाद दिखाई देते हैं। स्मटेड प्लांट एलिवेटेड दैन हेल्दी वन, यानी कि जो भी हमारा स्मटेड प्लांट होता है वो हेल्दी प्लांट से थोड़े लंबे दिखाई देते हैं। ये हमारा स्मटेड प्लांट है जिसमें ब्लैक कलर के जो मास है वो सब हवा के द्वारा उड़ चुके हैं। ये इसके सिम्टम है। ये हमारा पीछे हेल्दी प्लांट है और ये हमारा इन्फेक्टेड प्लांट है। ये होता है रेचिस और यहाँ पे ऐसे दाने लगे होते हैं। ये हमारा हेल्दी प्लांट है या फिर हेल्दी बाली है। यहाँ से इसका इन्फेक्शन हुआ तो धीरे धीरे करके ये इन्फेक्शन पूरी तरह से कवर हो जाता है और यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर के पाउडर दिख रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेज में हवा के द्वारा उड़ जाने पर सिर्फ रेचिस वाला पार्ट बचा रह गया है। ये भी एक उसका सिम्टम है। ये हमारा हेल्दी प्लांट। इटियोलॉजी। हाइलाइन माइसिलियम ग्रो थ्रू द प्लांट। जो हाइलाइन माइसिलियम होता है, हाइलाइन का मतलब होता है ग्लास लाइक या फिर पारदर्शी। जो माइसिलियम होता है वो प्लांट के साथ ग्रो करता है। और माइसिलियम क्या होता है? माइसिलियम इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फंगस। माइसिलियम एक फंगस का वेजिटेटिव पार्ट होता है या फिर फंगल लाइक बैक्टीरियल कॉलोनी ही माइसिलियम कहलाती है। माइसिलियम सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्फेरिकल टेलियोस्पोर। जो माइसिलियम का सेल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है स्फेरिकल टेलियोस्पोर। स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, टेलियोस्पोर जो क्या होता है थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर ऑफ सम फंजाई इज नोन एज टेलियोस्पोर। यानी कि यह एक रेस्टिंग स्पोर होता है फंजाई का, यानी कि फंगस का जो रेस्टिंग स्पोर होता है वही होता है टेलियोस्पोर। टेलियोस्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म बेसिडियम। टेलियोस्पोर जर्मिनेट करता है और बेसिडियम बनाता है। बेसिडियम क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक स्पोरेंजियम होता है जो हाइमेनोफोर फ्रूटिंग बॉडी में पाया जाता है और बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई होता है जिसे टर्टरी माइसिलियम भी बोला जाता है, जो सेकेंडरी माइसिलियम से डेवलप होता है। सेल्स ऑफ बेसिडियम जर्मिनेट। जो सेल्स होते हैं बेसिडियम के वो जर्मिनेट करते हैं और यूनिन्यूक्लिएट हाइफा को प्रोड्यूस करते हैं जो फ्यूज फ्रॉम डाइकैरियोटिक माइसिलियम, जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम से फ्यूज होता है। डिजीज साइकिल। सर्वाइव एज डॉर्मेंट माइसिलियम इन इन्फेक्टेड केरनाल। यानी कि जो भी इसका सर्वाइवल होता है माइसिलियम का वो इन्फेक्टेड केरनाल होता है। यानी कि जो भी इसका माइसिलियम के सर्वाइवल का मेन कारक होता है वो होता है हमारा सीड। यानी कि ये इंटरनली सीड बर्न डिजीज है और इसके जो कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? सीड होते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड सीड होते हैं। इसीलिए इसको सीड बर्न यानी कि इंटरनली सीड बर्न डिजीज भी कहा जाता है। माइसिलियम एक्टिवेट एंड ग्रो थ्रू यंग सीडलिंग। उस सीड को जब हम बुआई करते हैं तो वो एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट हो जाता है फेवरेबल कंडीशन मिलने पर। और फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है उसको जर्मिनेट करने के लिए जो भी उपयुक्त तापमान है वो मिलने पर वो जो हमारा सीड है उसमें एक्टिवेट करता है और जो हमारा सीडलिंग है यानी कि जो प्लांट है उसके साथ ग्रो करता है। माइसिलियम इन्फेक्ट ऑल स्पाइकलेट्स ऑफ ईयर। यानी कि जो भी इसका माइसिलियम होता है वो पूरे ईयर पे यानी कि जो पूरा बाली है उस पर इन्फेक्ट करता है। यानी कि पूरी बाली जो है उसके दानों पर ये
इन्फेक्ट करता है। माइसीलियम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेलियोस्पोर, जो इसका माइसीलियम होता है वो टेलियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि माइसीलियम से ट्रांसफॉर्म होके वो टेलियोस्पोर बनाता है। मेचुरेशन ऑफ टेलियोस्पोर, जब टेलियोस्पोर मेच्योर हो जाता है तब वहाँ से स्पोर रिलीज होते हैं और हवा के द्वारा उड़ते हैं और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ब्लैक कलर मास ब्लोइंग बाय विंड, जो ब्लैक कलर का मास होता है वो हवा के द्वारा उड़ता है और सिर्फ रेचिस बचा रह जाता है, यानी कि जो उसका रेचिस वाला पार्ट होता है वो सिर्फ बचा रह जाता है और बाकी सब ब्लैक कलर के मास जो है हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। बेसिडियम फॉर्म बाय टेलियोस्पोर, जो टेलियोस्पोर से क्या होता है बेसिडियम बनते हैं और हेप्लॉइड हाइफा फॉर्म बाय बेसिडियम, यानी कि बेसिडियम से क्या होता है फिर हेप्लॉइड हाइफा बनता है। जो हेप्लॉइड हाइफा होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम से फ्यूज होता है, हाइफा फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है और माइसीलियम इंटर करता है फ्लावर में और किसके थ्रू यंग ओवरीवाल, यानी कि माइसीलियम इंटर करता है फ्लावर में यंग ओवरीवाल के थ्रू वो इंटर करता है और वहाँ से इनएक्टिव कंडीशन में जो हमारा केर्नल होता है डॉर्मेंट केर्नल होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है, यानी कि जो भी माइसीलियम होता है वो हमारे सीड में इनएक्टिव कंडीशन में वो स्टोर हो जाता है और डॉर्मेंट माइसीलियम जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन एंड स्टार्ट साइकिल। इसके बाद जो डॉर्मेंट माइसीलियम होता है वो फेवरेबल कंडीशन मिलने पर एक्टिवेट होता है और अपना साइकिल स्टार्ट करता है। ये इसका डिजीज साइकिल है। यहाँ से ये जो हमारी सीड है इन्फेक्टेड सीड है उसे प्लांट किया गया है नेक्स्ट सीजन में। फंगस ग्रोस सिस्टमेटिकली एंड इवेंचुअली हेड्स एंड केर्नल्स, यानी कि जो भी हमारा प्लांट्स हैं अगर सीड की ग्रोइंग करते हैं इन्फेक्टेड सीड को तो जो फंगस का ग्रोथ होता है वो प्लांट के साथ साथ होता है और इस स्टेज से प्लांट के ग्रो करने से लेकर और पेनिकल के इमर्जेंस तक वो क्या होता है अपने साइकिल को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करता रहता है और जब हमारी बालियां निकलती हैं उस समय इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसकी बालियों पे जो स्पोर होते हैं सीड के स्थान पे पाउडरी मास के रूप में देखने को मिलते हैं। जो स्पोर यानी कि जो हमारे स्पोर होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ते हैं और जो उसका फ्लावर है वो फ्लावर में इंटर करते हैं उसके ओवरी वॉल के थ्रू और यहीं से इंटर करने के बाद हेल्दी प्लांट में इंटर करने के बाद उसके एम्ब्रियो को इन्फेक्ट कर देते हैं और वहीं से वो नेक्स्ट सीजन के लिए इनएक्टिव कंडीशन में यानी कि जो भी हमारा इन्फेक्टेड सीड होता है उसे हार्वेस्ट करते हैं और इसमें हार्वेस्ट होने के बाद जो उसका सिम्टम होता है उसके दानों को देखने पर पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें जो डॉर्मेंट माइसीलियम होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में स्टोर होता है। अब जब हम नेक्स्ट सीजन में उसकी बुआई करते हैं तब वहाँ पे वो जो है माइसीलियम ग्रो करता है और अपने सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम हेल्दी सीड की सोइंग करते हैं, यानी कि हम ऐसे सीड की सोइंग करते हैं जो क्या हो डिजीज फ्री हो, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग वगैरह न लगा हो। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट के लिए हम
बीटावैक्स नामक रसायन को से जो हमारा सीड है उसे 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से उपचारित करते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले सीड को ठंडे पानी में 4 घंटे के लिए डुबो के रखते हैं 64 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसके बाद फिर उसे गर्म पानी में 132 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट तक डुबाकर फिर जो है सीड को सुखा लेते हैं। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है इसे जेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1887 में दिया था। 1887 में दिया था। इन्होंने ये बताया था कि अगर हम 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अगर हम सीड को 30 मिनट के लिए रखते हैं तो जो है इस प्रकार से सीड का ट्रीटमेंट हो जाता है हॉट वाटर के थ्रू। सोलर ट्रीटमेंट। सोलर ट्रीटमेंट सत्तार एंड लुथरा एंड सत्तार नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1934 में, या फिर कहीं कहीं पे 1953 भी दिया है और 1941 भी देखने को मिलता है। इसमें मई जून में हम सीड को ठंडे पानी में डुबोकर 8 बजे से 12 बजे तक, यानी कि सुबह के समय हम 8 बजे से 12 बजे तक उसको ठंडे पानी में डुबोते हैं 4 घंटे के लिए। फिर दोपहर में सनलाइट में, यानी कि दोपहर में जब तेज़ धूप होती है 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए उसे धूप में सुखा देते हैं। डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटी। डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटी के लिए जो DWR59, PVW213, HD 2221, HD 2203 एंड कल्याण, इसकी बुआई करने से वो डिजीज़ जो है उस पार्टिकुलर क्रॉप पे, यानी कि पार्टिकुलर वेराइटी पे उसका डिजीज़ का प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि वो जो हमारी वेराइटी है उस रोग के प्रति ऑलरेडी रेसिस्ट है, इसलिए उस डिजीज़ का प्रकोप उस पार्टिकुलर स्पीसीज पे नहीं होता है। थैंक यू एंड वेलकम फॉर द सेशन